टॉपिक है थ्योरीज ऑफ असेंट ऑफ सेल, रसारोहण के सिद्धांत। इससे पिछली क्लास में पढ़े थे रसारोहण क्या है एंड रसारोहण के एक्सपेरिमेंट्स। तो रसारोहण क्या है? पौधे के भूमिगत भाग जड़ से जल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधे के शीर्ष तक स्थानांतरण को असेंट ऑफ सेल या रसारोहण कहते हैं। रसारोहण के 3 एक्सपेरिमेंट्स थे जिनका अध्ययन कर चुके हैं। पहला एक्सपेरिमेंट था रिंगिंग एक्सपेरिमेंट्स, सेकंड था मूवमेंट ऑफ डाइस एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट था ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट्स। तो तीनों एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकला था पौधों में जल का संवहन जालम टिश्यू के द्वारा होता है। पादपों में जल का संवहन जालम टिश्यू के द्वारा होता है। तीनों एक्सपेरिमेंट्स का अध्ययन पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ असेंट ऑफ सेल, रसारोहण के सिद्धांत। रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने के लिए निम्न 3 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है वाइटल फोर्सेस थ्योरी, सेकंड है रूट प्रेशर थ्योरी एंड थर्ड है फिजिकल फोर्सेस थ्योरी। रसारोहण के 3 सिद्धांत हैं, वाइटल फोर्सेस थ्योरीज, रूट प्रेशर थ्योरी, फिजिकल फोर्सेस थ्योरीज। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वाइटल फोर्सेस थ्योरीज, जैविक बल सिद्धांत। जैविक बल सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। जैविक बल सिद्धांत को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जैसे वेस्टरमायर, वेस्टरमायर के अनुसार पौधों में जल का संवहन जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है एंड वेसल्स एंड ट्रैकिड्स के द्वारा वेसल्स एंड ट्रैकिड्स जल संग्रहण का कार्य करती है। वेस्टरमायर के अनुसार पादपों में जल का संवहन जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है। वेसल्स एंड ट्रैकिड्स जल संग्रहण का कार्य करती है। नेक्स्ट है पल्सेशन थ्योरी ऑफ बोस। बोस का स्पंदन सिद्धांत। बोस का स्पंदन सिद्धांत है, बोस के अनुसार पादपों में रसारोहण कोर्टेक्स के सबसे भीतरी स्तर में नियमित लयबद्ध स्पंदन के फलस्वरूप होता है। पादपों में रसारोहण कोर्टेक्स के सबसे भीतरी स्तर में नियमित लयबद्ध स्पंदन के फलस्वरूप होता है। सेल्स में स्पंदन की क्रिया को डेस्मोडियम प्लांट के ऊपर प्रदर्शित किया। बोस ने सेल्स के अंदर स्पंदन की क्रिया को डेस्मोडियम प्लांट के ऊपर प्रदर्शित किया। यह डेस्मोडियम प्लांट है जो गमले में लगा हुआ है। बोस ने डेस्मोडियम प्लांट के स्टेम में निडल को चुभाया। चुभाने के पश्चात निडल में गैल्वेनोमीटर की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित की। जब निडल
डेस्मोडियम प्लांट के आउटर कोर्टेक्स में होती है, तब गैल्वेनोमीटर में हल्का स्पंदन होता है। जब निडल डेस्मोडियम प्लांट के इंटर कोर्टेक्स में होती है, तब गैल्वेनोमीटर में एक स्थायी तथा तेज स्पंदन होता है। निडल जब बाहरी कोर्टेक्स में होती है तब गैल्वेनोमीटर में हल्का स्पंदन होता है, लेकिन जब निडल डेस्मोडियम प्लांट के इनर कोर्टेक्स में होती है तब गैल्वेनोमीटर में एक स्थायी तथा तेज गति का स्पंदन होता है। बोस के अनुसार ये स्पंदन कोर्टेक्स के सबसे भीतरी स्तर की कोशिकाओं में स्पंदन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकलता है कि जब कोशिकाएं फैलती है तब नीचे की कोशिकाओं से जल ग्रहण करती है, तथा जब कोशिकाएं सिकुड़ती है तब जल को ऊपर की ओर प्रवाहित करती है, जल को ऊपर की ओर धकेलती है। तो इस प्रकार इन कोशिकाओं में लगातार कोशिकाएं फैलने व सिकुड़ने से जल का परिवहन ऊपर की ओर होता है। अब पढ़ेंगे इसके वाइटल फोर्सेस थ्योरी के ऑब्जेक्शंस। पल्सेशन थ्योरी के ऑब्जेक्शंस क्या, कौन कौन सी आपत्तियां हैं, कौन कौन सी खामियां हैं इस बोस थ्योरी के ऑब्जेक्शंस। इससे पिछली क्लास में पढ़े थे एक्सपेरिमेंट्स, एसेंट ऑफ सेप के एक्सपेरिमेंट्स, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट्स, and moment of dies and blockage experiment। इन तीनों एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकलता है कि प्लांट्स में जल का संवहन वाटर कंडक्शन जाइलम टिश्यू द्वारा होता है। न कि कॉर्टेक्स द्वारा। तो इस प्रकार तीनों प्रयोगों से निष्कर्ष निकलता है कि पादपों में जल का संवहन जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है, न कि कॉर्टेक्स के द्वारा। रसारोहण का अगला सिद्धांत है मूलदाब सिद्धांत, रूट प्रेशर थ्योरी। मूलदाब सिद्धांत। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रूट प्रेशर। मूलदाब क्या है? रूट प्रेशर रूट सेल्स द्वारा सक्रिय जल अवशोषण के परिणाम स्वरूप
एकत्रित जल के कारण उत्पन्न द्रवस्थैतिक दाब या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को रूट प्रेशर कहते हैं या मूल दाब रूट प्रेशर कहते हैं। रूट प्रेशर रूट सेल्स द्वारा सक्रिय जल अवशोषण के परिणाम स्वरूप एकत्रित जल के कारण उत्पन्न द्रवस्थैतिक दाब को या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को रूट प्रेशर या मूल दाब कहते हैं। मूल दाब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टीफन हेलस ने किया तथा रूट प्रेशर थ्योरी का प्रतिपादन सर्वप्रथम प्रिस्टले ने किया था। रूट प्रेशर शब्द सर्वप्रथम स्टीफन हेलस ने दिया था। एंड रूट प्रेशर थ्योरी प्रिस्टले ने प्रतिपादित की थी। यह मूल दाब जल को तने में ऊपर धकेलने में सक्षम होता है। रूट प्रेशर वाटर को तने में ऊपर धकेलने में सक्षम होता है। रूट प्रेशर वाटर को तने में स्टेम में ऊपर धकेलने में सक्षम होता है। इस प्रकार एक सिंचित पादप लेंगे, सिंचित पादप के आधारी भाग को थोड़ा निकट से कट करेंगे। कट करने के पश्चात आधारी भाग जो कटा हुआ है उससे जल बहने लगता है या जल स्रावित होता है। इस स्रावित जल को या स्रावित जल की प्रक्रिया को ब्लीडिंग कहते हैं, रसस्राव कहते हैं। इस प्रकार सिंचित पादप का आधारी भाग है जो गमले में लगा हुआ है। इस आधारी भाग को थोड़ा निकट से कट करने के पश्चात इसके ऊपरी भाग से कटे हुए भाग से जल का स्राव होता है। तो इस प्रकार कटे हुए भाग के ऊपर रबर ट्यूब है, रबर ट्यूब के ऊपर ग्लास ट्यूब है। तो कटे हुए भाग से आधारी भाग, स्टेम का आधारी भाग कटा हुआ है। इस कटे हुए भाग से जल स्रावित हो रहा है। स्रावित जल रबर ट्यूब से होता हुआ ग्लास ट्यूब में ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो इस प्रकार कह सकते हैं रूट प्रेशर मूल दाब के कारण जल तने के माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है, या रूट प्रेशर वाटर को तने में ऊपर धकेलने में सक्षम होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्शंस, आपत्तियां, रूट प्रेशर की आपत्तियां।
रूट प्रेशर थ्योरी की ऑब्जेक्शंस, आपत्तियां। रसारोहण की क्रिया में, एसेंट ऑफ सैप की क्रिया में, क्रिया रूट के अभाव में भी जारी रहती है। रसारोहण की क्रिया रूट के अभाव में भी जारी रहती है। इसकी आपत्तियां हैं, रूट के अभाव में भी यह क्रिया, एसेंट ऑफ सैप की क्रिया जारी रहती है। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में रूट प्रेशर एब्सेंट होता है। रूट प्रेशर एब्सेंट होता है। फिर भी इस समूह में, इस समूह में सबसे लंबे पादप, सबसे लंबे पादप चिकोया मिलते हैं। रूट प्रेशर थ्योरी की ऑब्जेक्शंस है, आपत्तियां हैं। रसारोहण की क्रिया रूट के अभाव में भी जारी रहती है। सेकंड है जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में रूट प्रेशर एब्सेंट होता है, फिर भी समूह में सबसे लंबे पादप मिलते हैं, सिकोया। अगला सिद्धांत पढ़ेंगे भौतिक बल सिद्धांत, फिजिकल फोर्सेस थ्योरीज। भौतिक बल सिद्धांत। इस सिद्धांत में लिविंग सेल्स रसारोहण की क्रिया में भाग नहीं लेती है तथा यह क्रिया भौतिक बलों द्वारा संपन्न होती है। फिजिकल फोर्सेस थ्योरीज। इस सिद्धांत में लिविंग सेल्स रसारोहण की क्रिया में भाग नहीं लेती है तथा यह क्रिया फिजिकल फोर्सेस द्वारा संपन्न होती है। इस थ्योरीज में भी अलग अलग मत दिए गए हैं। फर्स्ट है कैपेबिलिटी थ्योरी। कैपेबिलिटी थ्योरी, कैसिकत्व सिद्धांत। संकरी नलिकाओं में जल पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर चढ़ता है। इस क्रिया को कैपेबिलिटी कहते हैं। प्लांट्स में जाइलम एलिमेंट्स
वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। वेसल्स एंड ट्रैकिड्स कैपिलरी की तरह कार्य करती है। कैपिलरी की तरह कार्य करती है। तो इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार पौधों में जल कैपिलरी क्रिया के द्वारा ऊपर चढ़ता है। पौधों में जल या प्लांट्स में जल कैपिलरी क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है। अब बात करते हैं कैपिलरी थ्योरी के ऑब्जेक्शंस की, आपत्तियां। ऑब्जेक्शंस। रसारोहण की दृष्टि से रसारोहण की दृष्टि से कैपिलरी फोर्स का मान कम होता है। कैपिलरी फोर्स का मान कम होता है। सामान्य वेसल्स के पृष्ठ तनाव के फलस्वरूप केवल 1.5 मीटर या 1.5 मीटर ऊंचाई तक जल चढ़ता है, जल ऊपर चढ़ता है। ऑब्जेक्शंस। रसारोहण की दृष्टि से कैपिलरी फोर्स का मान कम होता है तथा सामान्य वेसल्स के पृष्ठ तनाव के फलस्वरूप केवल 1.5 मीटर ऊंचाई तक जल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट थ्योरी है इम्बिबिशन थ्योरी, अंतःशोषण सिद्धांत। अंतःशोषण सिद्धांत। इस सिद्धांत में जल वेसल्स एंड ट्रैकिड्स की मोटी भित्तियों से अंतःशोषण क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है, क्योंकि इन भित्तियों में कोलाइडी कण उपस्थित होते हैं। कोलाइडी कण उपस्थित होते हैं। जल वेसल्स एंड ट्रैकिड्स की मोटी भित्तियों से अंतःशोषण क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है, क्योंकि इन भित्तियों में कोलाइडी कण उपस्थित होते हैं। इन भित्तियों में कोलाइडी कण उपस्थित होते हैं। इम्बिबिशन फोर्स का मान
100 से 1000 100 से 1000 एटमॉस्फेयर तक होता है, जो पादप में रसारोहण के लिए पर्याप्त है, जो पादप में रसारोहण के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त है। इम्बिबिशन थ्योरी, इस सिद्धांत में जल वाटर वेसल्स एंड ट्रैकिड्स की मोटी भित्तियों से अंतःशोषण क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है, क्योंकि इन भित्तियों में कोलाइडिक कण उपस्थित होते हैं। इम्बिबिशन फोर्स का मान 100 से 1000 एटमॉस्फेयर तक होता है, जो पादप में रसारोहण के लिए पर्याप्त है। अब बात करते हैं इसकी ऑब्जेक्शंस की, आपत्तियां। इससे स्पष्ट है कि जल का परिवहन वेसल्स एंड ट्रैकिड्स कैविटी द्वारा होता है, न कि भित्ति द्वारा। जल का परिवहन वेसल्स एंड ट्रैकिड्स कैविटी द्वारा होता है, न कि भित्ति द्वारा।